तो आपने नोटिस किया होगा बीते साल में सुपर बाइक्स जो है हमारे सड़क पे काफ़ी कॉमन होता चला गया है। हालाँकि एक समय में ये काफ़ी नीश कैटेगरी हुआ करती थी, लेकिन अभी काफ़ी एक्सेसिबल दिखती है। तो अचानक हम इंडियंस को इतना ज़्यादा ऑब्सेशन सुपर बाइक से कैसे हो गया? तो चलिए इस वीडियो के अंदर समझते हैं राइज ऑफ सुपर बाइक्स इन इंडिया। एक्चुअली 1990s या 2000 के टाइम ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव थी। इन बाइक्स को ढूँढना मतलब हो गया कि आप गाँव के अंदर फरारी ढूँढ रहे हो। इतना ज़्यादा रेयर बाइक हुआ करती थी, क्योंकि ये बाइक्स जो है हमारे यहाँ ऑफ़िशियली प्रेज़ेंट नहीं थी। इसकी वजह से जो है जो अल्ट्रा रिच लोग होते थे वही अफ़ोर्ड कर पाते थे, क्योंकि इसके ऊपर एक हेवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगती थी और इसकी प्राइस जो है काफ़ी हाई हो जाती थी। और अगर आपने ये बाइक इम्पोर्ट करवा के मंगवा भी लिया, तो उसके बाद अगर आपकी गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाती थी, तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता था, क्योंकि इसकी सर्विसेज जो है वो भी अवेलेबल नहीं थी हमारे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के मॉडल सेल नहीं होते थे ऑब्वियसली, तो इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना वो भी बहुत चैलेंजिंग हुआ करता था, और टेक्नीशियन ढूंढना तो वो तो अलग ही लेवल का काम था। लेकिन ये सब जो है 2007 के बाद चेंज हो गया। उसका रीज़न था कि 2007 में गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शन था 800 सीसी के ऊपर वाले मोटरसाइकिल्स के ऊपर, उसके इंपोर्ट के ऊपर, उसको उन्होंने हटा दिया। इसके बाद ही इंडिया में ऑफिशियली जो है सुपर बाइक्स ने एंट्री ली। तो सबसे पहले यामाहा ने अपना R1 लॉन्च किया और MT-01 लॉन्च किया। इसके बाद और भी ब्रांड आए, जैसे सुजुकी आया, डुकाटी आया, ट्रायम्फ जैसे ब्रांड धीरे धीरे इंडिया में एंटर होने लगे। और सुजुकी का जो हायाबुसा है वो आज भी इतना ही कल्ट है जितना एक समय पे था। उसका रीज़न ये भी है कि उसको बॉलीवुड ने काफ़ी पॉपुलराइज किया, तो इसकी वजह से लोगों के एक इमेज में, एक जहन में वो बाइक की एक इमेज बस चुकी है। धीरे धीरे जो है सेल्स भी ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगी, और सबसे बड़ा एक चीज़ ये चेंज हो गया कि प्राइस अभी भी बाइक की हाई थी, लेकिन इसके बाद जो है उनको एटलीस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट मिल रहा था। बड़े बड़े शहर के अंदर एक टेक्नीशियन अवेलेबल हुआ करते थे, इस तरह के बाइक्स को रिपेयर कर सकते थे, और ये जो है सबसे बड़ा बदलाव जो है एक इस सेगमेंट में आया। तो मैं सुपर बाइक के ऊपर फर्दर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा लोअर सीसी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बाइक्स थी ये स्टेपिंग स्टोन बने यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले बजाज ने अपना पल्सर सीरीज लॉन्च किया 2001 में, जो कि नॉर्मल बाइक जो उसमें मार्केट में प्रेजेंट थी उससे काफ़ी अलग थी। ये जो बाइक्स थी वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए बनाई गई थी, मतलब जो यूथ था उनको टारगेट करना था उन्हें। तो ये बाइक्स काफ़ी सक्सेसफुल हुई हमारे यहाँ, और इसी के बाद नेक्स्ट अपग्रेड के लिए बजाज ने KTM के साथ मिलकर नेक्स्ट बाइक लाई। तो एक टेस्ट जो है हमारे लोगों को मिल चुका था परफॉर्मेंस का। इसकी वजह से सुपर बाइक को एक्सेप्ट करने में उन्हें काफ़ी आसानी हुई। मतलब जिनका भी जो नेक्स्ट अपग्रेड इन बाइक्स के ऊपर था वो सुपर बाइक पे ही जा रहे थे। लाइक जो अगर आप याद करो, जो भी उस समय के व्लॉगर्स थे वो 390 ड्यूक खरीदते थे, उसके बाद जो कावासाकी पे शिफ्ट हो जाते थे नेक्स्ट अपग्रेड के लिए। तो एक जो है बहुत अच्छा सा स्टेयर्स बना दिया गया इस बाइक्स के थ्रू एक सुपर बाइक पे जंप करने के लिए। तो ग्रेजुअली सुपर बाइक्स की सेल्स भी बढ़ने लगी, क्योंकि हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम था वो भी बढ़ने लगा। इसकी वजह से हमारे अंदर एक प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आया। इसके वजह से जो हायर प्राइस टैक्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते थे उस पर हम अट्रैक्ट होने लगे। जैसे बाइक्स पे हम जनरली इतना पैसा नहीं डालते थे, बट अब धीरे धीरे इन सब चीज़ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ने लगा था। इसका ये भी रीज़न था कि हमारे यहाँ जो फाइनेंसिंग हुई ना वो भी काफ़ी ईजी होने लगी। लाइक जो फाइनेंसिंग थे, जो बैंकिंग सेक्टर हुए, फिर नॉन बैंकिंग सेक्टर हुए, ये काफ़ी ईजिली लोन प्रोवाइड करने लगे बाइक्स के लिए, और जो इनके लोन टेन्योर थे वो भी बढ़ने लगे, तो उन्हें ये बाइक्स एक्सेसिबल लगने लगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल एक जो है मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ और बाइक को खरीदना और भी ईजी हो गया। और इस चीज़ को लेवरेज करने के लिए ब्रांड्स ने भी अलग अलग कैटेगरीज में अपने मोटरसाइकिल्स उतारने स्टार्ट किया। ऐसा नहीं था कि अब सिर्फ उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट ही रहेगा, अब जो है वो मिड सेगमेंट में भी उतरने लगे। पहले अगर 1000 सीसी के वो बाइक सेल कर रहे थे, फिर अब वो 800 पे भी आ गए। 600 सीसी के भी उन्होंने अपने एंट्री मोटरसाइकिल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि हर एक अलग अलग तरह के लोगों को टारगेट करना उनके लिए ईजी हो गया। अब लोग जो भी डरते थे लाइक उतने हायर सीसी की बाइक कैसे चलाएंगे, या फिर उनके पास उनकी बजट नहीं है, तो अब क्या हुआ, वो कम बजट में भी उस ब्रांड के अंदर एंटर कर सकते थे। सिमिलर तो नहीं, बट परफॉर्मेंस जो है नॉर्मल बाइक से ऊपर वाले परफॉर्मेंस का मजा ले सकते थे, और नेक्स्ट अपग्रेड जब भी फर्दर करते थे शायद उस ब्रांड के थ्रू ही करे। एक ये चीज चेंज हुआ इसके बाद, और इससे भी नेक्स्ट स्टेप बढ़ के ब्रांड ने अपना लोकल फैक्ट्री सेटअप करना स्टार्ट कर दिया हमारे यहाँ। मतलब कि जो पहले बाइक्स आ रही थी वो CBU आ रही थी, इसकी वजह से जो इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो थी वो हाई थी, और इसकी वजह से बाइक की प्राइसिंग भी काफी हाई हो जाती थी। तो सब लोगों को टारगेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी भी टारगेट सब लोगों को नहीं हो रहा है, बट मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि पहले से भी बेटर कंडीशन में है। जब कंपनी ने प्लांट सेटअप किया लोकली, तो वो क्या करने लगे, CKD यूनिट मंगाने लगे हमारे, मतलब नॉकडाउन यूनिट्स हमारे यहाँ आने लगा। और वो नॉकडाउन यूनिट्स जो है यहाँ जो उनके फैक्ट्री जो उन्होंने सेटअप किया था असेंबली प्लांट, वहाँ पे असेंबल होने लगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि टैक्सेशन जो है वो कम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ CKD पे जो है टैक्स कम है कंपेरेटिवली।
तो उसकी वजह से क्या हुआ, बाइक्स के टैक्सेस कम होने की वजह से प्राइसिंग भी कम होने लगी। प्राइसिंग कम होने की वजह से वो जो प्राइस कॉम्पिटेटिव MRP पे बाइक आने लगी, तो ओवरऑल एक जो है वैल्यू प्रोपोर्शन लोगों को दिखने लगा उस बाइक के अंदर। और इसके साथ साथ जो राइडर ग्रुप्स बनने लगे, कई बार ब्रांड स्पेसिफिक राइडर ग्रुप्स होते थे, या फिर लोग अपने खुद से जो है राइडर ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज करने लगे वीडियो, तो एक कल्चर डेवलप होने लगा धीरे धीरे। तो हमारे तक भी वो चीज़ें पहुंचने लगी। और इसी टाइम पे सोशल मीडिया का जो है वो भी दौर स्टार्ट हो गया। इन्होंने अपने वीडियोस डालने यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिए, तो वर्चुअली हमारे तक भी ये चीज़ पहुंचने लगा। लाइक वो लोग इस बाइक्स को लेकर दूर दूर जाते थे, हमारे अंदर भी एक चाह होती थी यार हम भी कभी ओन करें। और इस तरह के वीडियोस देख के कि लोग भी इंस्पायर होने लगे खरीदने के लिए, या फिर इस तरीके के वीडियो उनकी ड्रीम में आ गए कि हाँ हमें भी एक समय में कभी इस तरह के बाइक्स खरीदने हैं। और स्टेटस सिंबल बनने के बाद सिर्फ ये अब लोग को टॉप स्पीड करने के लिए बाइक नहीं रह गई, लोगों की अब ये आइडेंटिटी का हिस्सा बनता चला गया। क्योंकि ये बाइक जो आइडेंटिटी से इसलिए इजीली जुड़ पाई, क्योंकि अगर कोई बंदा 12 लाख 15 लाख या 20 लाख रुपए लगा के बाइक खरीदता है, वो कार नहीं खरीदता। क्योंकि हमारे यहाँ कार का जो है काफ़ी प्रचलन है। लाइक हम उतना पैसे लगाएंगे तो कॉमन सेंस आएगा, भाई कार खरीद लेते, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल है। बट उस बंदे ने इतना पैसा डाल के बाइक खरीद, इसका मतलब ये होता है ना कि लोग में स्टैंड आउट खुद ही कर जाता है, पहले भाई इसने पैसे डाल के इसने ये खरीद। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर 15 लाख 20 लाख आप दे रहे हो, तो उस बाइक या कार में उस सुपर कार लेवल की परफॉर्मेंस तो नहीं हो रही है। लेकिन आप 20 लाख अगर आप बाइक के अंदर लगा रहे हो, तो आपकी जो बाइक जो कैपेबल है ना, वो सुपर कार जितनी कैपेबल है स्पीड में, तो वो जो एक एक्सक्लूसिवनेस वाली जो चीज है ना, वो फील होने लगी एज ए राइडर। तो इन सब चीज की वजह से भी बाइक की सेल्स धीरे और भी इंप्रूव होने लगे। क्योंकि अगर आपको उस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपकी बाइक 300 स्पीड करे, 250 स्पीड करे, वो भी बहुत जल्दी अगर आप स्पीड करे, तो उसके लिए आपको 2-3 करोड़ लगाने पड़ेंगे कार में, सिमिलर परफॉर्मेंस के लिए कार के लिए। बट अभी क्या है, बाइक में आपने 20 लाख लगाया, 15 लाख लगाया, आप वैसे थ्रिल महसूस कर पा रहे हो। तो एक जो स्पोर्टीनेस वाली जो फीलिंग थी ना, लोगों को सस्ते में मिल रही थी। मतलब 15 लाख सस्ता नहीं है, बट मीन्स कंपेरेटिवली जो 2-3 करोड़ लगाएंगे, 15-20 लाख 25 लाख में उस तरह की फीलिंग लोगों को महसूस हो रही थी। तो इसके वजह से ये राइडिंग कल्चर भी धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होता चला गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो है अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने लगे, जैसे कि इंडिया बाइक वीक है, या फिर ऑटो एक्सपो टाइप का चीज़ ऑर्गेनाइज होने लगा। और इसमें क्या है कि अपना ब्रांड जो है अपने बाइक्स को अब दिखाने लगे कि फ्यूचर में उसका क्या प्लान है, अब फ्यूचर में वो किस तरह के बाइक्स लेने वाले हैं। इसकी वजह से क्या है, ओवरऑल लोगों को बाइकिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, लोगों को ब्रांड की फ्यूचर प्लानिंग पता चलने लगी, लोग फ्यूचर में ये करने वाले हैं। तो एक कनेक्शन बिल्ड और ज़्यादा हो पाया इसके वजह से। तो सुपर बाइक्स की सेल काफ़ी अच्छी है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारे यहाँ जो है सुपर बाइक बहुत बिक रही है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग को पसंद आती है, उतने हम भी उतने खरीद रहे हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि उसका भी अलग अलग रीजन है। कि सबसे पहले तो देखो, इंडिया जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और इसके वजह से क्या है कि प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह की बाइक्स में। और जब आप 350 सीसी के ऊपर वाली मोटरसाइकिल्स पे 40% टैक्स दे रहे हो, मतलब सोचो प्राइस कितनी ज्यादा होने वाली हो जाती है। इसकी वजह से जो है ये बाइक्स की जो ओवरऑल पेनिट्रेशन है वो उतनी शार्प नहीं है, उतने ज्यादा लोग नहीं खरीद पाते हैं। और दूसरा रीजन जो है वो बाइक इतनी ज्यादा सेल नहीं होने की, उसका रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमैच। मतलब हमारे यहाँ उस तरह की सड़कें नहीं है, सुपर बाइक जो है पॉटहोल्स में चलने के लिए नहीं बनी है, या फिर खराब रास्तों पे चलने के लिए नॉर्मल बाइक्स नहीं बनती है। और हमारे यहाँ तो सड़क की कंडीशन काफी खराब है, बहुत ज्यादा पॉटहोल्स है, गड्ढे हैं, ऊपर से इस तरीके के स्पीड ब्रेकर्स हमारे यहाँ बनते हैं, पता नहीं वो गाड़ी को स्लो करने के लिए बनाए जाते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। मैं अभी तक यही सोचता रहता हूँ कि इन सब की रीजन की वजह से जो है ना, हमारे यहाँ जो इसकी प्रैक्टिकलिटी है काफ़ी घट जाती है। और हमारे यहाँ ना ही ट्रैक सेशंस होते हैं, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है चीज़ें। मतलब ट्रैक भी हर जगह नहीं है, ट्रैक भी काफ़ी लिमिटेड जगह पे आपको मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो है, अगर आप इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो जो फन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है आपको। और इसके साथ साथ हमारे शहर में जो है ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। पीक आवर में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है कि भाई स्टार्ट स्टॉप, मतलब आप 1 सेकंड चल रहे हो फिर रुक रहे हो। इसकी वजह से क्या है, गाड़ी भी हीट होती है, ओवर हीट होने की वजह से इंजन भी कई बार बंद होता है। तो और ऊपर से इतने हैवी इंजन हैं, तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, और हीट प्रोड्यूस इस तरह के ट्रैफिक में बहुत पेनफुली होता है। और भाई उस समय एक्सपीरियंस जो है काफ़ी खराब कर देता है ये सब। और हमारे यहाँ जो ओपन हाईवे है वो भी ओपन तो है, लाइक एक्सप्रेस वे है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं है, वो वे है। कहने का मतलब कि उतना जो जिस क्वालिटी का सड़क होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। शहर के अंदर अगर चला रहे हो, इतना ट्रैफिक है कि तुम चला के लाइक लगता है कि यार क्यों ही निकाल लिया बाइक को। तो एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है एज अ राइडर, वो अच्छा नहीं बन पाता है। उसके साथ साथ कई बाइक जो होते हैं, जो हाई एंड बाइक होते हैं, उसमें हायर ऑक्टेन फ्यूल मांगता है वो बाइक। 100 ऑक्टेन फ्यूल भी इतना इजीली हमारे यहाँ नहीं मिल जाता है। मैं तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना इजीली भी हर एक पेट्रोल पंप में आपको 100 ऑक्टेन फ्यूल नहीं मिलेगा, उसके लिए भी आपको हंट करना पड़ता है। तो ये सब जो है ना, कहने का मतलब कि ओवरऑल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के बाइक्स को सपोर्ट नहीं करता है अभी। इसके साथ तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि सर्विसिंग।
मतलब एक बार आपने बाइक तो खरीद ली, चलो ठीक है, आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया 12 लाख 13 लाख करके खरीद लिया, बट कई बार लोगों को पता नहीं होता सर्विस कॉस्ट इन बाइक्स की भाई बहुत हेवी सर्विस कॉस्ट आती है। लाइक नॉर्मल सर्विस जो फर्स्ट सर्विस होता है वो 12-15 लाख कॉस्ट कर जाती है। अगर आपके जो टायर चेंज हो रहे हैं, जो कि हर साल 1.5 साल में चेंज कराओगे आप, उसकी कॉस्ट 30 से 50 हज़ार तक होती है। अगर अच्छे पेयर डलवा रहे हो आप तो 50 हज़ार तक कॉस्ट करेगी। के बाद इसकी माइलेज कम होती है, इसके साथ साथ अगर कुछ और चेन स्प्रॉकेट चेंज हो रहा है तो 20 हज़ार कॉस्ट कर सकता है। मतलब कि मेंटेनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इन बाइक्स की, तो हमेशा कंसिडरेशन में ये भी रखना चाहिए। और सर्विसिंग का बात कर ही रहा हूँ तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्पेयर पार्ट्स भी कई बार अवेलेबल नहीं होते इन बाइक्स, क्योंकि ये बाइक बाहर बनती है, बाहर बनने की वजह से क्या है वो पार्ट्स कभी टाइम पे नहीं आ पाते हैं, नहीं आने की वजह से जो है आपका बाइक जो है महीने भर तक शोरूम में रखा हुआ है। तो सर्विस फ्रंट में भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इतना स्मूथ नहीं है हर चीज़। ऊपर से अपना देश इतना बड़ा है कि हर एक कोने में भी सर्विसिंग उस टॉप नॉच लेवल की नहीं मिल पाती है। आपको अच्छे शहर में मिल जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो वहाँ पे हर एक पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलना मुश्किल है। तो ये भी चीज़ है सर्विस फ्रंट में, कॉस्ट भी है, उसके साथ साथ मतलब ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता है अगर आप मेजर सिटीज़ को छोड़ के कहीं और रहते हैं। तो स्टिल ग्रोथ जो है इन बाइक्स की स्लो नहीं हुई है, जो कि अच्छी बात है। ब्रांड को भी शायद और कॉन्फिडेंस आता होगा इन्वेस्टमेंट के लिए मे भी फ्यूचर में, तो बड़ी बड़ी बाइक्स हैं शायद वो भी यहाँ पे CKD के थ्रू आने लगे तो और उसकी प्राइस डाउन हो जाए मे भी। जो और महंगी बाइक्स है तो और भी अफोर्डेबल हो जाएगी, जैसे अभी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल शायद लिटर क्लास के अंदर Kawasaki ZX-10 आ रहा है, तो हो सकता है इस तरह की बाइक्स और भी सस्ती हो जाए। और ये जो महंगी बाइक्स हैं सुपर बाइक्स, इनके अंदर भी ना एक शिफ्ट देख रहे हैं हम लोग, मतलब कि अब जो है लोग ना एडवेंचर बाइक की तरफ लीन कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब कि एडवेंचर बाइक लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसका रीज़न भी है ना कि हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया था पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है। और एडवेंचर बाइक जो होती है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई होती है, उसकी सस्पेंशन ट्रेवल ज़्यादा होते हैं, सॉफ्ट होते हैं सस्पेंशन कंपेरेटिवली, और ये खराब रास्ते पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि ओवरऑल लोगों को जो ज़्यादा सेंसिबल ये बाइक्स लगने लगे, क्योंकि हमारे कंडीशन के हिसाब से ये बाइक ज़्यादा सेंसिबल है। ओवरऑल कहीं ऑफ रोड भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर रोड कई बार ऑफ रोडिंग ही हमें मिलता है, और इस तरीके का बाइक जो है इस तरह के रोड के लिए बनाए गए। अभी आप देखते हो कि 400 सीसी के अंदर भी जो है एडवेंचर बाइक काफी ज्यादा बूम पकड़ रहा है धीरे धीरे। उसका रीजन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है हमारे कंडीशन के हिसाब से। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं हम लोग बाइक कल्चर के अंदर। अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है जो बड़े बाइक्स हैं, बड़ी कंपनी की जो बड़े बाइक्स टायर 2 या टायर 3 सिटीज में, उनके अंदर इनकी पेनिट्रेशन अब धीरे धीरे वहां बढ़ने वाली है। अगर आप ब्रांड की स्ट्रेटजी भी समझो, अगर ट्रायम्फ को एग्जाम्पल के लेते हैं तो उसका जो शोरूम है धीरे धीरे फैल रहा है, और टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी आ रहा है, और वो अपने 400 सीसी के बाइक्स के साथ ये कर रहे हैं। जो लोग 400 सीसी के बाइक्स खरीदेंगे धीरे धीरे वो अपग्रेड जब होगा ना तो वो नेक्स्ट और ऊपर सीसी पे ही होगा, लाइक 660 जो उनकी आती है उस तरह के बाइक्स के ऊपर लोग जाएंगे। तो मतलब ब्रांड भी एक आपको एक स्टेपिंग स्टोन बना के बाइक्स को इस तरीके से पोजीशन कर रहा है मार्केट के अंदर कि आप धीरे धीरे उनके जो हायर एंड बाइक्स है उसको एक्सपीरियंस करो। अभी जैसे धीरे धीरे राइडिंग कल्चर डेवलप हो रहा है और भी MotoGP में लोग इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ओवरऑल जो बाइक्स, जो सुपर बाइक्स, महंगी बाइक्स है, प्रीमियम बाइक्स है, उसके सेल्स के लिए एक अच्छी खबर ही है, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट ही करने वाले हैं वो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है, तो अपना थॉट जो है कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करिए, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, आप कौन सा बाइक जो है आपको नियर फ्यूचर में लेनी है, या फिर आपके ड्रीम बाइक है जो आप कभी ना कभी लेंगे उस बाइक को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।